नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरे देश में इस वक्त चुनावों की गूंज है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वादे, इरादे, दावों की झड़ी लगा दी गई है। घोषणाएं की जा रही हैं। हमें वोट दे दो, सत्ता में हमें ला दो और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन भविष्य क्या होता है? देश का भविष्य कौन है? वो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं। ये जिन चुनावों को लेकर ताल ठोकी जा रही है, सबसे बड़ा मेला होता है चुनाव, सबसे बड़ा जश्न भी होता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 5 साल में आते हैं। चुनाव आते जाते रहते हैं, सत्ता भी आती जाती रहती है। ये अपने आप में इम्तिहान है, मैं इस बात को जरूर मानता हूं। लेकिन चुनावी इम्तिहान से भी बड़ा एक इम्तिहान आप, मैं, हम सब, हमारे बच्चे, उन्हें इन इम्तिहानों से गुजरना होता है। आप गुजर चुके हैं, मैं गुजर चुका हूं, हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। और ये इम्तिहान ऐसे नहीं हर 5 साल आ रहे हैं। इम्तिहान में फेल तो फेल, भविष्य का डब्बा गुल। पर इम्तिहान, हमारी परीक्षा की व्यवस्था दरअसल क्या एक नासूर बनती जा रही है? पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा। पेपर लीक आम बात हो गई है। रोज बरोज खबरें आ रही हैं। चुनावी मौसम है, चुनावी इम्तिहान की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आपके, मेरे, हमारे बच्चे, देश का युवा, देश का भविष्य, वो भी इम्तिहान दे रहा है। और पर्चे लीक हो रहे हैं। फिर पर्चा लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कल 12वीं के गणित और जीव विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के पर्चे लीक हो गए, 12वीं के। और लीक कैसे हुए? दूसरे सत्र में ये इम्तिहान हो रहे थे। कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे, अरे मैथ्स और बायोलॉजी के इम्तिहान साथ साथ कैसे? उत्तर प्रदेश बोर्ड में आप गणित ले रहे हैं तो बायोलॉजी नहीं ले सकते, बायोलॉजी ले रहे हैं तो गणित नहीं ले सकते। सीबीएसई में ऐसा होता है। तो ये 2 इम्तिहान हो रहे थे। सेकंड शिफ्ट में इम्तिहान चल रहा था। 1 घंटे बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल प्रिंसिपल आगरा नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ये दोनों पर्चे सार्वजनिक कर दिए गए। अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि 1 घंटे बाद हुआ ये, तो इसे पेपर लीक कैसे कह रहे हैं? अभी हमें क्या मालूम कितने घंटे पहले ये लीक हुआ था। और पर्चा चल रहा है तब ये लीक हो गया, ये और गंभीर हो जाता है। कैसे लीक हो गया? और 1 घंटे बाद भी क्या नकल का कारोबार भी इस पेपर लीक से जुड़ा हुआ है? एक धंधा जो बन गया है। 10-12 लोग लग जाएं एक पेपर को सुलझाने में, 10-12 मिनट में कर देंगे पूरा, और वो वापस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों के पास पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे कि मोबाइल फोन तो नहीं ले जा सकते अंदर, मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकते, ये पर्चे लीक कैसे हो रहे हैं? ये एक माफिया काम कर रहा है क्या? एक सिंडिकेट, एक संगठित गिरोह, जिसने इम्तिहान की इस व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। और यह कहने पर मुझे मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि यह पहला वाकया नहीं है। 17-18 फरवरी, आज से 2 हफ्ते पहले, और एबीपी न्यूज ने वो खबर दिखाई थी। सीधा सवाल हमने पूछा था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इम्तिहान था, पर्चे लीक हो गए जी। सुबह सुबह ही पर्चा लीक हो गया। उससे पहले 11 फरवरी को, उससे 1 हफ्ता पहले, यानी कि आज से 3 हफ्ते पहले, आरओ एआरओ की परीक्षा भी लीक हो गई थी।
परीक्षा इम्तिहान क्या मजाक बनकर रह गए हैं? युवाओं की, बच्चों की भविष्य, यह हमारी प्राथमिकता ही नहीं रह गया है क्या? बड़े भरे मन से और गुस्साए मन से मैं ये बात कह रहा हूं। अब एक आंकड़े पर गौर कीजिएगा। 12वीं की परीक्षा देने वाले 25,60,000 छात्र हैं उत्तर प्रदेश के। अब हुआ क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस, DIOS, ये जो अधिकारी हैं, इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। जैसा कि कांस्टेबल भर्ती में हुआ था, पहले कमेटी बन रही थी, हमने सवाल उठाया तो वो रद्द हुई। ABP न्यूज की खबर का वो असर था। तो 6 महीने बाद होगी परीक्षा। क्यों भाई? 10 दिन बाद कराइए, 20 दिन बाद कराइए। एक छात्र को एक परीक्षा की तैयारी में कम से कम 2 लाख रुपए लग जाते हैं। जो गरीब गुरबे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, कमर टूट जाती है, कमर। अपने बच्चों का भविष्य संजोने के लिए माता पिता खर्च तो करते हैं, पर वो पानी की तरह ऐसे बहता दिखे, क्या गुजरती होगी उन परिवारों पर। 48 लाख से ज्यादा छात्र थे कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थी, और 10,69,000 कैंडिडेट्स थे RO ARO परीक्षा के लिए। और इस परीक्षा में क्या हुआ, क्या पता लगता है? आगरा का ये अतर सिंह इंटरमीडिएट इंटर कॉलेज था। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी, उसने ये पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा। एक अकेला आदमी ये काम कर सकता है? या ये पूरा एक माफिया सिंडिकेट, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए, वो ऑपरेट कर रहा है? कहने को कानून सख्त किए जा रहे हैं, 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, उसके बावजूद यह लीक ठीक क्यों नहीं हो रही? और मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा माफिया और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बीजेपी करोड़ों बच्चों और युवाओं की बुनियाद खोखली कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार जानकर पेपर लीक करा रही है, नौजवानों का भविष्य खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे बयान आए, पर थोड़ा और वील डिग इन डीप, मैंने नासूर शब्द का इस्तेमाल किया। और अभी जो भर्तियों के लिए कंपेटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं कि भाई नौकरी लग जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 10वीं 12वीं, वहां पर भी किस तरह से जड़ें जमा ली गई हैं, उसकी एक वानगी आपको देता हूं। राजस्थान में 2011 से 2022 के बीच 26 पेपर लीक हुए, 26। और 2018 से 2022, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिया है, उसका दूसरा पक्ष भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 14 बार पर्चे लीक हुए, तब कांग्रेस की ही सरकार थी। बिहार में 10वीं का इम्तिहान 6 बार लीक हो चुका है, 6 बार 10वीं का इम्तिहान। कुल मिलाकर 10 पेपर लीक हो चुके हैं 7 सालों में। पश्चिम बंगाल में स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड के इम्तिहान 7 सालों में 10 बार लीक हो चुके हैं, 10 बार। तमिलनाडु में दोनों 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान 2022, 2 साल पहले लीक हो गए थे। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी घोषणा पत्र में आपने देखा, सुना, पढ़ा कि ये पर्चा लीक
इसे बंद करके ही रहेंगे, इस दीमक को खत्म कर देंगे। किसी के घोषणा पत्र में आपने देखा? चुनाव चल रहे हैं, ये तो चलेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो चुनावी तैयारियां, चुनावी परीक्षा की तैयारियों पर सभी का ध्यान है। और लोकसभा चुनाव होते ही इस वक्त है जब आपके, मेरे बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन इम्तिहानों की तैयारियां कर रहे होते हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, लगातार पेपर लीक, सिस्टम कब होगा ठीक, और नेताओं का चुनावी इम्तिहान भविष्य पर कब देंगे ध्यान। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की सुप्रिया श्रीनेठ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं AK वाजपेयी, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, और युवाओं को लेकर ये खूब काम करते हैं, यशोवर्धन झा आजाद, और सौरभ मालवीय आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो ये लीक कब होगी ठीक? 11 फरवरी को पर्चा लीक उत्तर प्रदेश में सौरभ, 17-18 को पर्चा लीक और 29 फरवरी को पर्चा लीक। मतलब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। संदीप जी, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत गंभीर मुद्दा है, और वास्तव में शिक्षा और रोजगार किसी भी वर्ग के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए, पूरी ताकत और अपने संचित धन को लगा के प्राप्त करने का ये माध्यम होता है। इस पर किसी भी प्रकार की चीज को, किसी भी तरह की बात को कुछ भी कहना, यह मैं भी मानता हूं कि यह गलत है। लेकिन यह वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए पूरे व्यवस्था को, पूरे तंत्र को, पूरी संपूर्ण समुचित व्यवस्था को ठीक करने का कार्य आज योगी सरकार कर रही है। यहां पर नकल अध्यादेश लागू किया कल्याण सिंह सरकार ने, जंगल राज बना हुआ था, आज वो नेक्सस, आज वो सारी चीजें धीरे 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 छटती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में किस तरह से चीजें आ गई, त्वरित कार्यवाही, पेपर लीक के बाद तुरंत उसको निरस्त करके, भर्तियों के बाद निरस्त करने का आदेश और हिम्मत दिखाने वाली सरकार है। लेकिन मुलायम सिंह के जमाने में चले गए, अतीत का, इतिहास का, हिस्ट्री का पाठ कितने सालों तक पढ़ाओगे? 7 साल से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। 7 साल का लेखा जोखा दूं सौरभ 7 साल का एक बार लेखा जोखा दे देता हूं। जुलाई 2017 यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, सुनिए। फरवरी 2018 यूपी PCL भर्ती परीक्षा रद्द, अक्टूबर 2018 यूपी कांस्टेबल परीक्षा रद्द, नवंबर 2021 यूपी टेट परीक्षा रद्द, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 पेपर लीक, 11 फरवरी, 17, 18 फरवरी, 29 फरवरी 2024 का मैंने जिक्र कर ही दिया। बिल्कुल, हाँ, वही मैं बता रहा हूं। यह सिस्टम, जी संदीप जी, बड़ी सम्मान के साथ मैं आपके आदर के साथ आपसे कह रहा हूं कि यह वही राज्य है जिसको बाहर मुख्य धारा में लाया गया है निकाल के। कहां थे ये लोग? किस तरह से ये तो घर बैठे एग्जाम कराते थे, परिवार के लोग तो ये जो इतनी लीक के सिलसिले सामने मैं रख रहा हूं, ये मेरी कोरी कल्पना है या हकीकत है? त्वरित कार्यवाही संबंधित कार्रवाई से क्या लेना देना सौरभ मालवीय? 6 महीने, 6 साल बाद भर्ती हुई कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा, 6 साल बाद हुई ना। पेपर लीक हो जाता है 6 महीने बाद करेंगे, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? 2011 में संदीप जी, अब सुनिए संदीप जी सुन लीजिए। 2011 में मायावती ने भर्ती निकाली, उसको अखिलेश सरकार ने रोक के 14 में दरोगा भर्ती करके और उस भर्ती को
रद्द भी नहीं किया, आज भी विवादित भर्ती है। ये तो सरकार रद्द कर रही है, बता रहे हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे किसी कीमत पर, वो बचेंगे पर उनके नहीं। हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? एक महीने में, फरवरी के महीने में ही तीन पर्चे लीक हो जाते हैं। सौरभ, आप माफियाओं पर बुलडोजर चलाते हैं, ताल ठोकते हैं उसकी। ये पेपर माफिया पर बुलडोजर कब चलेगा? अभी भी शिक्षा व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है। उस पर ठोस कार्रवाई, कठोर निर्णय, त्वरित कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध सरकार कर रही है। ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, त्वरित जांच कमेटी बैठी, डीवाईएस ने कितने बच्चे प्रभावित होते हैं? पीसीआर पहले वाली प्लेट चलाइए, कितने बच्चे ये इम्तिहान दे रहे थे? एक मिनट सौरभ, 29 फरवरी कल का दिन, ये जो 12वीं का पेपर लीक हुआ, 25,60,000 बच्चे। 17-18 फरवरी को कांस्टेबल भर्ती का पर्चा जो लीक हुआ, 48 लाख से ज्यादा युवा इम्तिहान दे रहे थे। 11 फरवरी को जो पर्चा लीक हुआ, 10,69,000, कुल मिलाकर 75 लाख बच्चे। 75 लाख, इट्स नॉट अ जोक। नहीं संदीप जी, बिल्कुल किसी भी कीमत पर इसके दोषी बचेंगे नहीं। और यह सरकार अपने इस न्याय पद्धति के लिए, अपने कठोर अनुशासन और कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, करेगी, दिखाएगी। ये जंगल राज जैसे छोड़ेंगे नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों ने कर दिया, जो हो गया छोड़ दो, बच्चे करते हैं गलती, हो जाने दो, जो हुआ अधिकारी कर लिए कर। एक भी अधिकारी, ये छोटे मोटे अधिकारी बचेगा नहीं। किसी कोई कंप्यूटर ऑपरेटर ने कर दिया जी, हमने गिरफ्तार कर लिया जी, वो इस माफिया के जो सरगना है वो कब पकड़ में आएंगे? वो कब पकड़ में आएंगे सौरभ? माफिया नहीं, माफिया इस धरती पर होगा, उत्तर प्रदेश में रह नहीं पाएगा, उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएगा। योगी सरकार है, किसी भी कीमत पर बच्चों के और युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के साथ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस है। व्यवस्था इतनी सड़ चुकी थी, इतनी गंदगी थी, उसे साफ करने में वक्त लग रहा है, ये कह रहे हैं सौरभ मालवीय। सुप्रिया, आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो साधुवाद आपका कि आप इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, और बहस करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके अनुसार करीब 75 लाख बच्चे, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ 75 लाख बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, ये उन अभिभावकों के भी जीवन के संघर्षों की बात है जो शायद रात को एक रोटी कम खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, कोचिंग पर खर्चा होता है, पढ़ाई पर खर्चा होता है, बाकी खर्च रोके जाते हैं कि बच्चे पढ़ ले जाएं। उसके बाद बच्चे एग्जामिनेशन का पेपर लेते हैं, उस पेपर में कुछ खर्चा करते हैं, वो फॉर्म लेने में, वो कहां जाता है पैसा जब ये पेपर रद्द हो जाते हैं? उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। वो लेकर ये लोग एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं। हमने वो तस्वीरें देखी है जिसमें गाजर मूली की तरह से बच्चे ट्रेनों में, बसों में भरकर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, अमूमन तो सरकार उस पर कुछ करती नहीं है। यूपी के इको गार्डन में आरओ और एआरओ के पेपर लीक होने की शंका है, लेकिन सरकार ने पेपर रद्द नहीं किया। 50 लाख जो पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी थी, चलिए वहां पर पेपर रद्द हुआ, हम सब लोग वहां पर थे, राहुल जी ने तेज आवाज उठाई, मीडिया ने भी उस पर बोला, वो पेपर रद्द हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कि वो कुचक्र में बच्चा कहां चला गया? उसने सालों तैयारी करी, पेपर रद्द हो जाता है, कोई जॉब्स कैलेंडर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर हमें सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चे का जब पेपर रद्द होता है, जिन बच्चों ने कल 12वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड से दी और हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं, बहुत हाई स्ट्रेस होता है। हर उम्र का बच्चा जो एग्जामिनेशन देता है, 1% चांस था इस यूपी कांस्टेबल में, 66,000 पोस्ट थी, 50 लाख लोगों ने अभ्यर्थी थे, 1% चांस। उस पर जब पेपर रद्द हो जाता है, जब ये पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, सोचिए उनके मनोस्थिति पर क्या होता है। अगली बार जब वो बैठेंगे तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। मेरा अपना मानना है कि इसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा और बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं प्रियंका गांधी जी की एक बात को यहां दोहराना चाहती हूं, ये राजनीति नहीं है, लेकिन हमारा देश इतना सक्षम है, हमारा देश वो उपलब्धियां हासिल करता है जो बहुत कम देश करते हैं दुनिया के। हम चंद्रयान भेज सकते हैं, लेकिन हम 7 साल में एक परीक्षा नहीं करा सकते हैं।
बिना पेपर लीक हुए? कौन है ये पेपर माफिया जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? पर ये मुझे पेपर लगता है माफिया कि क्या जॉब्स उत्तर कैलेंडर प्रदेश में तक आज सीमित पूरी है? चर्चा एक हो मिनट के जाके- लिए रोक रहा हूं सुप्रिया, क्या ये सिर्फ बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश तक सीमित है? मैं राजस्थान का मैंने जिक्र किया, 11 सालों में कितने पर्चे लीक हुए राजस्थान में, और उसमें 2018 से 2022 वो कितने पर्चे लीक हुए, इसका भी तो संज्ञान लिया जाएगा ना। 26 पर्चे लीक हुए, उनमें से 14 तो लीक हुए 2018 से 2022, आपकी सरकार थी। ये अखिल भारतीय स्तर पर एक दिक्कत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है मुझसे, साधुवाद की आपने मुझसे ये तीखा सवाल पूछा। सवाल यह है कि जब पर्चे लीक होते हैं तो सरकारें क्या करती हैं? राजस्थान की सरकार को, और ये राजनीतिक बात नहीं है, मुझे लगता है नजीर बनानी पड़ेगी। राजस्थान की सरकार ने एक गहन कड़ा कानून बनाया और कहा कि जो भी पर्चा लीक में शामिल पाया जाएगा उसको उम्र कैद की सजा होगी, उसकी संपत्ति जब्त होगी, अगर सरकारी नौकर है तो उसकी सरकारी नौकरी रद्द होगी, उन संस्थानों की मान्यता खत्म होगी जो इसमें पाए गए। संपत्ति कितने ही लोगों की ध्वस्त हुई, कितने ही लोग एटीएस और एसओजी के द्वारा पकड़े गए। मुझे लगता है कहीं पर डर रहना जरूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, ये जो पेपर लीक माफिया है ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। यूपी टेट 2021 में मुझे याद है, यूपी टेट 21 लाख अभ्यर्थी, मुझे आज भी वो विजुअल्स याद है, कैसे गाजर मूली की तरह ट्रेनों और बसों में बच्चे भर के गए। परीक्षा पेपर लीक हो गई। पता चलता है अनूप प्रसाद बिहार के बीजेपी एमएलए मिस वर्मा जी के भाई थे। क्या कार्रवाई हुई उन पे? क्या उनको उम्र कैद हुई? क्या उनको सजा हुई? क्या नजीर बनी? मुझे लगता है कि अगर सरकारें सचेत हो जाएं, जैसे कि राजस्थान सरकार ने उम्र कैद की बात करी, या प्रॉपर्टी जब्त करने की बात करी, या ध्वस्त करने की बात करी, ये राज्यवार समस्या है या सुप्रिया, ये दरअसल अखिल भारतीय समस्या है। आप पेपर की टाइमलाइन की अब बात की है, उठाई है ये बात राहुल गांधी ने, लेकिन कोई राजनीतिक विमर्श होता दिखता है किसी के घोषणा पत्र में कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, इस नकल के कारोबार को हम खत्म करके रहेंगे? ये प्राथमिकता क्यों नहीं होती? सबको अपने चुनावी इम्तिहान में पास होने की पड़ी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चुनावी मुद्दा है ही नहीं, ये इस देश के भविष्य का मुद्दा है, चुनावों से बहुत ऊपर है। और इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने परचम पकड़ा है वो बड़ी बात है। वो क्या कहते हैं आप हमारे मैनिफेस्टो में देखिएगा, मैं भी यहां पर बोल देती हूं, हमारे यूपी के मैनिफेस्टो में ये था, एक जॉब्स कैलेंडर होना चाहिए कि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक ये पड़ाव रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी पड़ाव ब्रीच होता है तो उसका प्लान बी क्या होगा? पेपर लीक हो गया, सालों मामला न्यायालय में निलंबित रहा। जो 20 साल के लड़के को नौकरी मिलनी थी, आज वो 40 साल की अधेड़ उम्र का आदमी बन गया है। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं यूपी में। तो मेरा अपना मानना है कि जॉब्स कैलेंडर पर अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, उनका प्लान बी क्या होना चाहिए, कैसे नोटिफिकेशन से लेकर गैजेट में जब आया नौकरी का और नियुक्ति पत्र तक पड़ाव दर पड़ाव सरकार के सामने कुछ ना कुछ ऑप्शंस खुले होने चाहिए। और इस पर चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक छोटा मोटा मसला नहीं है। बिल्कुल छोटा मोटा मसला नहीं है। सीबीएसई के पेपर कम लीक होते दिखेंगे, यूपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पेपर पर पेपर लीक। और यूपी बोर्ड में कौन पढ़ता है? बिहार बोर्ड में कौन पढ़ता है? गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। वो जो गरीब है, नहीं तो वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के उन स्कूलों में भर्ती करा देते हैं साधन संपन्न लोग। तो सबसे ज्यादा मार गरीब पर पड़ रही है और किसी को फिक्र नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और ये समस्या नहीं है, ये राष्ट्रवादी क्राइम है। हाँ। जैसे वो माफिया है, रेत माफिया है, माइनिंग माफिया है, इसी तरह ये पेपर लीक के गिरोह होते हैं, बाकायदा माफिया है। तो इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हाँ, हैं? 10 जवाब... साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, फर्क कुछ नहीं। एक सेकंड, ये सुप्रिया जी तो बोले जा रही थी अभी, जब इनकी पावर में थी तो इन्होंने ये 10 साल की सजा और 1 करोड़ का कानून बनाया क्या? ये इसी सरकार ने बनाया। इसी सरकार ने बनाया। कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? तो मैं का नहीं सवाल, हम ये बता रहे हैं कि नियत क्या, खाली भाषण देना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप पावर में थे तब आपने कुछ किया कि नहीं किया? तो जवाब आएगा कि नहीं किया।
अब कल अभी मैं देख रहा था इनकी सीएम योगी जी की स्टेटमेंट, उन्होंने स्ट्रांग बात कही है कि मेरी गारंटी है दोबारा से नहीं होगा। और ये मैं अपनी तरफ से कह एक दूं, महीने में 3 बार हो गया। संदीप जी मैं अपनी तरफ से कह दूं, जो सीएम योगी ने स्टेटमेंट दी है, शायद ये आपका आखिरी प्रोग्राम होगा इस मामले में। उन्होंने कह दिया बुलडोजर चलाएंगे, उन्होंने कह दिया छोड़ेंगे नहीं, ये राष्ट्रीय पाप है, उनकी जरा चलाओ आप, जरा बड़ा जबरदस्त उन्होंने स्टैंड लिया। और योगी कम से कम इस मामले में जाना जाता है कि अगर वो कोई बात कहेगा तो उसको पूरी करेगा, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा नंबर 1। और ये पूरे राज्यों में है, ये देखो ना, मैं सब राज्यों की बात राजस्थान, कर बिहार, रहा हूं। बंगाल, झारखंड, आसाम, मुझे तमिलनाडु, सब जगह। बच्चों के देश के भविष्य की चिंता है, मुझे राजनीतिक दलों से कोई हम लेना आपकी देना नहीं। चिंता से पूरी तरीके से सहमत हैं, लेकिन ये क्राइम है, प्लीज क्राइम है। जैसे तो ये रुकता क्यों नहीं है? रुकता क्यों नहीं है? यस, अब ये देखिए, एक मिनट, साक्षी महाराज सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, बीमारी बहुत पुरानी है। सौरभ मालवीय ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक होते थे, नकल माफिया नकल कराते थे, पुरानी आदत को धीरे धीरे संभाला जा सकता है। अरे कब तक पुरानी बातें याद दिलाओगे? लोगों ने पुरानी सरकारों से परेशान होकर आपको सत्ता सौंपी। ये सरकार पे लागू नहीं होता। सरकार ने आतंकवाद की समस्या खत्म की कि नहीं की है कि नहीं की? आप जवाब दो मेरे को। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी, खास तौर से श्रीनगर में, पत्थरबाजी खत्म हो गई? नहीं हुई। कहाँ हमारे जवान अभी शहीद नहीं हो रहे। सेकंड, शहीद अलग है, पत्थरबाजी का एक इंसिडेंट आप शहीद बताएं। किस बात में हो रहे हैं? आतंकवादियों से मैंने एनकाउंटर सिर्फ में। कन्फाइन किया कि आतंकवादी की समस्या कम हुई कि नहीं हुई, तो जवाब आएगा बिल्कुल कम हुई है। और ये सरकार जिस चीज को ठान लेती है, जब कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया और योगी जी की आज बहुत जबरदस्त तरीके से स्टेटमेंट आ गई, तो कैसे नहीं रुकेगा? नीयत साफ होनी चाहिए प्लीज। जब नीयत अगर साफ होनी चाहिए। 11 फरवरी, 17, 18 फरवरी, 29 फरवरी, 20 दिन में 3 पेपर लीक। अब अति हो गई ना, अति अति हो गई। अच्छा, इसीलिए अब अति हो गई। अति हो गई तो सीएम योगी ने उसको बेड़ा उठा तो लिया है। अब अति हो गई है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठा लिया है, अब सब खल्लास। ये काम नहीं चलने वाला है। अनुराग भदौरिया, आपकी टिप्पणी। देखिए, कई दिनों से, कई सालों से आप ये बात सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर बार कहते हैं कि ये इस बार अति हो गई है, आगे होगा नहीं, लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है। फिर कहते हैं नहीं इस बार नहीं होगा और कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, फिर पेपर लीक हो जाता है। इसी तरह से महिलाओं की समस्याओं के बारे में बोलते रहते हैं, अगली बार कोई अत्याचार हो जाए तो बताना। अभी आपने देखा कानपुर में 2 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली ना, कि लोगों ने जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वीडियो बनाया, तो उससे डर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? तो ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहते हैं ना कि बार बार पटकनी खाने के बाद फिर कहते हैं कि अब की बार देखेंगे, अब की बार कैसे आता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर में पेपर लीक सरकार जो है, इसको जनता के या ये उत्तर प्रदेश तक सीमित मतलब क्या है? छात्रों पर मैं राजस्थान की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की, सबकी बात कर रहा हूँ। सुनिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात बोली थी कि लास्ट प्रोग्राम आपका है, इसलिए मैं उनको सुना रहा था। ये लास्ट प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये नकल माफिया, पेपर लीक माफिया, भू माफिया, डकैतों को रोक कहां पा रहे हैं? आप बताइए, क्या महिलाओं पे अत्याचार रुक गया? क्या किसान जिस तरह से है, क्या किसानों पे अत्याचार रुका है? क्या भू माफिया खत्म हो गए? इनसे पूछिए ना। छात्रों पे लाठी कौन बरसाता है? छात्रों पे लाठी तो यही बरसाते हैं ना। वो तो कहो छात्र एक साथ मुद्दे पर ही रहते हैं ना। अनुराग, मैं एक कड़वी बात पूछूं आपसे। छात्रों की बात है। मैं 1 मिनट कड़वी बात पूछूं जी। दरअसल आप मानेंगे ना ये बात कि इस देश में ज्यादातर स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, इनके संचालन में, इनके बोर्ड में कहीं ना कहीं नेता होते हैं। नेता ही चलाते हैं ना ज्यादातर स्कूल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि नेता ही चलाते हैं। नेता ही नहीं कहा, ज्यादा नेता होते हैं ना। और स्कूलों में भी किस स्कूल में पास परसेंटेज कितनी है, ये माफियाओं के तार क्या इसीलिए नहीं खुल पाते हैं? समझिए मेरा सवाल, समझिए। गलत नहीं पूछ रहा हूं ना। मैं सवाल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आप ये बात बोलिए, नेता के भी स्कूल है, बिजनेसमैन के भी हैं, ब्यूरोक्रेट के भी जो रिटायर हो गए उनके और भी उसमें हैं। पास वो तो परसेंटेज स्कूल है। अपनी बढ़ानी है, वो दिखानी है, तो पेपर नहीं, लीक मेरी भी बात होते हैं, सुनिए। नकल का कारोबार भी चलता है। अरे सुनिए, सब सेटिंग है। ये जिम्मेदारी अरे सुनिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार किस तरह से सिस्टम को मैनेज कर रही है। सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, इस तरह के इसको हैंडल नहीं कर पा रही, जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा है। और सरकार को अपनी नाकामी माननी चाहिए।
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मैंने ही एक प्रोग्राम में आपके कहा था और आप देखा था भी कि एक छात्र जो गांव से आता है वो 2 लाख रुपए एवरेज उसका साल का खर्च होता है। बिल्कुल। वो खेत बेच के फसल बेच 1.5 के करोड़ बेचते युवा हैं। हर सोचिए, साल 2 लाख इम्तिहान रुपए कहां देते से हैं। आएगा? 1.5 करोड़। मैं अब भर्तियों की बात कर रहा हूं, 10वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप देख लीजिए कितना पैसा जाया हो रहा है। सोचिए आप, तो आप सोचो कि वो पैसे दोबारा कहां से लाएंगे, कौन उनको पैसा देगा, कैसे उनका एक उनके अभ्यर्थी माँ बाप 2 कहां लाख से रुपए भेजेंगे? खर्च क्योंकि करे, 1.5 करोड़ लोग ये हैं, ग्लोबल, तो ये 3 इसलिए लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए। तो सोचिए किसान का बेटा, मजदूर का बेटा कैसे 2 लाख रुपए दोबारा खर्च कर पाएगा? सरकार तो एग्जाम री एग्जाम करने की बात करती है, पर लेकिन आपने मेरे उसको अभी पैसे सब कहां से आएंगे मेन दोबारा सवाल से? का सवाल ये बड़ा है। ये राजनीतिक मिली भगत भी है क्या? 90 के दशक में आप ही के बड़े नेता अब स्वर्गवासी हो गए, मुलायम सिंह यादव तो नकल खुलेआम करवाने की पैरवी करते थे। नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं। अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, आप उठा के देख लीजिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पेपर, देखिए कमाल की बात है, एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम समय से नहीं होता है, एग्जाम समय से हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है तो कोर्ट में अटक जाता है, या फिर एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये कोई भर्ती करवा पा रहे हैं? आप बताइए, आप सुचारू रूप से कोई चीज अभी तक करवा पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और जो आपके बगल में एलजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो तो रामविलास पार्टी का नाम तक नहीं लेते। कमाल की बात है, ऐसे भी प्रवक्ता आपके यहाँ आते हैं कि कभी कभी ये नहीं बोलेंगे बिहार के अंदर में सरकार इनकी भी रही है, सरकार और अभी भी सरकार इन्होंने दोबारा समर्थन से बनाई है। क्या पेपर लीक नहीं होते वहां पे? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होते? सवाल यह है कि पेपर लीक पे सीरियस बहस की जरूरत है। ये नहीं कि पहले हमने चैलेंज कर दिया, मुख्यमंत्री ने चैलेंज कर दिया, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा, दोबारा प्रोग्राम नहीं होगा। ये सब लप्पेबाजी छोड़ दीजिए। ये बच्चों के भविष्य को आप सोचिए कि दोबारा से पैसे कहां से लाएंगे, तो कैसे वो तैयारी कोई सोच करेंगे, भी क्या-क्या रहा उनकी है गुजरती क्या, है? या आपको राजनीतिक बेरोजगार आरोप आत्महत्या प्रत्यारोप कर रहा है? ही मढ़े जा रहे हैं? यशोवर्धन आजाद, कोई इस बारे में सोच रहा है? चुनावी इम्तिहान की तैयारियों पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। ये तो 5 साल में आते हैं ना। बच्चों को 10वीं या 12वीं का इम्तिहान एक ही बार देता है ना। वो परीक्षा ही, पर्चा ही लीक हो जाए, क्या गुजर रही होगी इन 25,60,000 छात्रों पर? संदीप जी, पिछले आधे घंटे की चर्चा में मैं ढूंढ रहा था कि शायद कोई सुझाव मिलेंगे कि किस प्रकार ये पेपर लीक को रोका जाए, क्योंकि कुछ बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन राजनीतिज्ञों का, और उन्होंने इस बात को मानी भी। सारी सरकारों में पेपर लीक हो रहे हैं, सारी सरकारों में। कुछ सरकारों ने कानून बनाया, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हर साल 1.5 करोड़ विद्यार्थी जो युवा हैं वो परीक्षा देते हैं और ये पेपर लीक हो जाते हैं। युवा हल्ला बोल एक युवा संस्था है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें हम हर राज्य में कहाँ कहाँ पेपर लीक हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं। और ये इतने दुख की बात है कि अभी भी जब ये चर्चाएं होती हैं तो एक तुलनात्मक विश्लेषण शुरू हो जाता है सरकारों का कि कौन पेपर लीक के बाद अक्यूज्ड पे कोई बुलडोजर चढ़ाएगा, कोई उनको जेल भेज देगा। लेकिन एक सवाल, 2 सवाल बल्कि, जितने विद्यार्थी या युवा आते हैं और वापस चले जाते हैं, क्या उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है? एग्जैक्टली। कि उनकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है उसके लिए क्या क्या चाहे, नंबर 1। और नंबर 2, क्या किसी ने ये सोचा कि इन पेपर एग्जाम्स को, इसकी पूरी व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज भी बड़े बड़े अधिकारी, चाहे सीबीएसई में हैं, आईएएस हैं, चाहे वो एजुकेशन के अधिकारी हैं, क्या किसी एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई? क्या इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं आती है? और संदीप जी, मैं बड़ी एक सुझाव मछली आपको आज दे रहा किसके हूं खिलाफ सजा, कि किसे सजा दी गई? जी हाँ। और आपको मैं एक सुझाव ये सारे राजनीतिज्ञों के सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है, किसी भी बड़ी परीक्षा जब भी आप ये करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं,
तो उसमें एक मंत्री को, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को और एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को आप इंचार्ज बनाएं। आखिर ये तो सरकार में है, इनका काम है, इनके ऊपर जिम्मेवारी है, और अगर पेपर लीक हो तो इन तीनों को बर्खास्त कर दिया जाए और आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था चलेगी। क्योंकि आज वाकई जो आपने कहा, माफिया तो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी भी है हर स्टेट में, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कोई सीएम नहीं चाहता है कि पेपर लीक हो, यह मैं इस बात को मानता हूं, कोई पार्टी नहीं चाहती है कि पेपर लीक हो, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो उसके बाद वो कार्रवाई करने में अक्षम है, और दूसरा इसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। राज सिंह हैं हमारे दर्शक अहमदाबाद गुजरात से, वो कह रहे हैं पेपर लीक आम बात हो गई है, यूपीएससी, एसएससी, जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम से सबक क्यों नहीं लेते, वहां पर्चे लीक नहीं होते, और ये स्टेट बोर्ड्स के ज्यादा, और इसमें स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं कौन देता है, जो ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं। ये क्लास डिवाइड भी हो रही है क्या यहां पर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं यूपीएससी पे आने ही वाला था कि यूपीएससी की जो व्यवस्था है, जो कि बिल्कुल ही उच्च स्तर पे की जाती है और बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए 10 लाख लोग जो अपीयर करते हैं और उसमें से 1000 या 1200 चुने जाते हैं, उसमें आज तक कभी लीक नहीं हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है स्टेट में? इसके लिए आप इसी मजबूती से अगर ऐसी जिम्मेवारी डालें तो अवश्य, और मैं समझता हूं इसमें राजनीतिक पार्टियों को झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल। कि आपके रिजीम में, हमारे रिजीम में, सारे रिजीम में ये अगर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए युवाओं के भविष्य को देख। तो यहां पर मैं राजनीतिक समझता हूं दलों आज से की भी जरूरत है। दरअसल और इसमें- निवेदन करते हुए मैं गुहार शब्द भी इस्तेमाल करूंगा, यशोवर्धन आजाद ने बहुत मार्के की बात कही है, तो आप सभी चारों से मैं एक एक सुझाव चाहूंगा कि कैसे दुरुस्त कर सकते हैं ये व्यवस्था। सौरभ मालवीय, आपसे शुरू करता हूं। ये तो देश के भविष्य की बात है ना, राजनीतिक आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, पर भविष्य अंधकार में नहीं डालना है ना। सीधे सीधे क्या कदम उठाया जाए? यूपीएससी या जेईई के एग्जाम्स लीक क्यों नहीं होते? ये यही क्यों होते हैं? एक सुझाव। संदीप जी, किसी भी देश और समाज की विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता ही है, इस बात को स्वीकारा जाता है, माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो परंपरागत व्यवस्था है उसको की मॉनिटरिंग सेल एक बनानी चाहिए, जो सीधे मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हो। मॉनिटरिंग सेल होनी चाहिए, मॉनिटरिंग सेल होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, छोटे में अपना सुझाव दीजिएगा। देखिए मेरा मानना है कि जिस तरह के एग्जाम होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में या किसी स्टेट के अंदर में, वो एग्जाम दूसरी किसी एजेंसी को, जो उस उत्तर प्रदेश के उस स्टेट से उसका कोई संबंध ना हो, वो दूसरे स्टेट के एजेंसी उसको कंडक्ट करे और उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई जो कमेटी बना के उसको मॉनिटरिंग करे। ठीक है, एक वाजपेयी। हमारा ये कहना है कि बर्डन शिफ्ट करना बड़ा आसान है। अभी यशोवर्धन आजाद साहब बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, ये कह रहे थे जी कि ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्राइम अगर कोई होगा तो उसकी रोकथाम के लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। आई एम सॉरी टू से, ये भी क्राइम है अंडर सेक्शन 420, 467, 120B एंड IT सेल। हमने FIR लॉन्च कर दी, अब कौन पकड़ेगा उसको? कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? मतलब कैसी बातें की जा रही हैं। इट्स ए क्राइम। यूपीएससी का पर्चा लीक नहीं होता, वो अलग इशू है, जेईई का नहीं वो होता, अलग इशू है। यही व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं लागू? बिल्कुल लागू होनी चाहिए, वो एक अलग इशू। लेकिन यहाँ जो अगर क्राइम, मैं इसको क्राइम क्या लेके चल रहा हूँ प्लीज, तो क्राइम को रोकने की व्यवस्था पुलिस की जिम्मेवारी पर है। बेलगाम हो रहा है ना। सुप्रिया, क्या किया जाना चाहिए? इससे बड़ा देश हित कुछ नहीं हो सकता अगर आप अपने राजनीतिक मतभेद बुलाकर एक टेबल पर आ जाएं इस मसले पर। मुझे लगता है सबसे बड़ा सुझाव यह है कि चुनी हुई सरकारें इसको एक मुद्दा समझें, इस मुद्दे से बहकाएं ना, इस मुद्दे से मुंह ना मोड़ें और जबरदस्ती की अपनी सीना ठोक के ना बोले ये आखिरी है। अरे आप ही के शासनकाल में 15 परीक्षाएं लीक हो गई। मेरा अपना मानना है जॉब्स कैलेंडर होना जरूरी है,
नोटिफिकेशन से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक हर पड़ाव पर कोई ना कोई प्लान भी होना चाहिए जिससे लोगों का भविष्य गर्त में ना जाए। लेकिन समस्या को स्वीकारना सबसे पहला कदम होगा, मुंह मोड़ना नहीं। यहां पर मुंह मोड़े जाते हैं। तो यहां पर पहले तो कि भाई एक समस्या है, ये नासूर है, ये खिलवाड़ हो रहा है हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ। दिल टूट जाता है जब पता लगे कोई बेईमानी कर रहा है, और मन में यह सवाल भी रह जाता है कि पर्चा, जहां पर्चा दिया कि कोई लीक की खबर नहीं आई, मन में रह जाता है कहीं लीक हुआ और मेरे पास तो आ नहीं पाया और किसी ने बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया है, पकड़ा नहीं गया। तो मन में जब सवाल होने लगते हैं तो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश, मेहनत एक युवा कैसे कर पाएगा? युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी। तो इस शक्ति को किसी भी कीमत पर हमें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। राजनीतिक प्राथमिकता बनेगी, नहीं बनेगी,